हेलो बच्चों, आज हमारा क्विक रिवीजन का फिजिक्स का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, कैपेसिटर होता क्या है या कैपेसिटेंस क्या होती है, उससे पहले हम पढ़ेंगे जो कंडक्टर होते हैं उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। मतलब अगर कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। मान लेते हैं ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर शीट है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब पॉजिटिव से जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो निकलेगी इसकी तरफ। ठीक है। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जो पॉजिटिव की तरफ होगी उस पर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा नेगेटिव, और जो दूसरी है दूसरी साइड पे चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से आ रही है उतनी ही इसके अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थी वो वापस से यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है, जीरो। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होती है, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो होती है तो इसके अंदर जो चार्ज है, जो नेट चार्ज है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। इसके अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता। एक तरफ जितना नेगेटिव चार्ज है दूसरी तरफ उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा, एक कंडक्टर जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है वो उसकी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे यहाँ पे जो सरफेस है उससे 90 डिग्री एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। या मैं किसी दूसरी शेप का भी अगर कोई कंडक्टर बना लूं, जैसे कि मान लेते मेरे इस टाइप का कोई कंडक्टर है और इसकी सरफेस पे मैंने चार्ज दिया हुआ है, मान लेते पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया हुआ है, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी इसकी सरफेस के साथ। दूसरा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, साथ साथ चार्ज भी इसके अंदर जीरो होता है, पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है। तो फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे वी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब किसी चार्ज को अंदर कितना भी घुमाओ आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। पांचवा पॉइंट आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलती है उसका मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, इस चार्ज डेंसिटी, इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है उसकी डेंसिटी। अब देखो बच्चों, इससे हमको ये पता चलता है कि जो कंडक्टर होते हैं उनकी सरफेस पे चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। उनको अगर चार्ज देंगे तो वो अपने अंदर चार्ज को होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब अपनी सरफेस पे चार्ज को होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को, तो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। और जो डिवाइस कैपेसिटी चार्ज को होल्ड करके रखते हैं उसको कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर डिवाइस हो गया और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ये कैपेसिटेंस हो गई। ये ध्यान रखना, कंडक्टर के बारे में कह रहे हैं हम, तो कंडक्टर की ये खास बात होती है। अब मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर हो गया। अब हम इसको चार्ज देते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया, चार्ज देना शुरू किया। क्यों चार्ज दिया, तो वो इसकी सरफेस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा हम इसको चार्ज देंगे उतना ही इसकी सरफेस पे पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इकट्ठा शुरू हो गया है। तो जहां पे चार्ज होता है वहां पे पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस साइन को हटा के हमने सी लगाया एक सिंबल, ये हो गया वी। सी का मतलब ही होता है यहाँ पे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू डिवाइड बाय वी। ठीक है। जो सी की यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो होती है फैरड, और उसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है, कुलाम। फैरड जो होता है वो होता है कुलाम, और नीचे आएगा वोल्ट। ठीक है। अब दूसरी बात, एक फैरड कितना होता है, मतलब कि कोई कंडक्टर है, मान लेते कंडक्टर है, शुरू में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जैसे हमने इसको 1 कूलाम चार्ज दिया, 1 कूलाम चार्ज दिया, और इसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो गया है। 1 कूलाम चार्ज देने से 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो इस कैपेसिटर का या इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1, मतलब कि 1 फैरड। ठीक है। ठीक है। तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड है। अगर मान लेते हैं एग्जांपल, अगर मैं 2 कूलाम चार्ज देता हूं और इसका जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट बढ़ जाता है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2c डिवाइड बाई 2v, मतलब कि 1 फैरड।
अब देखो बच्चों, हमने बिल्कुल एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, बिल्कुल गोल, उसको हमने क्यू चार्ज दिया, चार्ज इकट्ठा हो गया इसकी सरफेस के ऊपर, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसकी रेडियस हो गई v। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसकी सरफेस पे, k q डिवाइड बाय r, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। अब हमें बताना है इसकी कैपेसिटी कितना होती है, कैपेसिटी वही q डिवाइड बाय v, तो q के क्यू जो आएगा नीचे r वो आ जाएगा ऊपर, q से q कट गया, तो कैपेसिटी होती है r डिवाइड बाय k। अच्छा, k की वैल्यू कितना होती है, 9 मल्टीप्लाई 10⁹9, तो ये हो जाती है कैपेसिटी। अगर मैं बात करूं अर्थ की, अर्थ भी स्फेरिकल मान के चलते हैं, तो अर्थ की सरफेस पे कितना चार्ज हम दे सकते हैं, या अर्थ की जो कैपेसिटी है वो कितना है। अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं तो अर्थ की आ जाएगी 6.4 10⁶ डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁹9। इसको सोल्व किया तो हमें मिलेगा 711 माइक्रो फैरड। समझे, अर्थ की जो कैपेसिटी है वो 1 फैरड भी नहीं है, माइक्रो फैरड है। ठीक है, तो अर्थ का इतना बड़ा सरफेस है फिर भी उसकी कैपेसिटी 1 फैरड भी नहीं है। तो जो 1 फैरड यूनिट होती है बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पिको फैरड में कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो बच्चों, कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है, पर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मान लेते हैं हमारे पास मेटेलिक प्लेट है और यहाँ पे एक बॉक्स है जो कि इस प्लेट को चार्ज सप्लाई करता है, तो ये इसको चार्ज देना शुरू कर देगा। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर दिया इसने, तो इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी भी एक लिमिट है, मान लेते हैं इसकी सरफेस पूरी भर गई है चार्ज से और चार्ज देना मुश्किल हो गया है, तो यहाँ पे जब आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो रिपल्शन की वजह से आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते एक मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाएगी, फिर ये जो सरफेस है ये चार्ज लेने से मना कर देगी कि अब इसकी सरफेस पे जगह नहीं है चार्ज को होल्ड करने की। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एक अनचार्ज प्लेट इधर लेके आएंगे इसके पास में। ठीक, अब क्या होगा, जो पहले चार्ज इसका रिपल्शन कर रहा था मशीन के साथ, अब वो क्या करेगा, इंडक्शन करना शुरू कर देगा इस पे। ठीक है, तो ये समझो कि इसकी जो एनर्जी है वो अब दूसरी जगह जाना शुरू हो गई। पहले रिपल्शन कर रहा था ये मशीन को, अब करेगा ये इधर चार्ज को इंड्यूस करने में। तो इसकी जो पास वाली सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो नेगेटिव चार्ज है इसका पोटेंशियल क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, जो प्लेट ए है। ठीक है, ए पे पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज इधर आया है वो इसका पोटेंशियल बढ़ा रहा है। अब हमें किसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज से छुटकारा पाना पड़ेगा, तो इसको हम अर्थ कर देते हैं। अर्थ करते ही इधर से चार्ज गायब, तो ये वाली वैल्यू कम हो गई, तो अब जो ए का पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो गया है। अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज बताया। अब हम क्या कर सकते हैं, मोर चार्ज कैन बी गिवन टू प्लेट ए। तो अब प्लेट ए को और चार्ज दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके इंडक्शन की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो गया है। अब ये वाला जो हमने सिस्टम था वो तो हमने खत्म कर दिया है, तो ऐसा करने से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है चार्ज को होल्ड करने की, जैसे ही हम इसके पास एक अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होती है। अब इसके अंदर चार्ज आ गया, तो अब ये चार्ज हम होल्ड करके रख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं कहाँ पे, जैसे हमारे कैमरा हो गए, हमारे पंखे हो गए, हर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैपेसिटर लगा होता है। इसका काम क्या होता है, ये एकदम से पूरी एनर्जी रिलीज करता है, पूरा जो चार्ज एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है वो सेकंड से भी कम हिस्से में रिलीज कर देता है। जैसे फ्लैश लगती है एकदम कैमरे से, या किसी पंखे को एकदम झटका चाहिए रोटेट करने के लिए, या किसी भी डिवाइस को एकदम से एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये अपना पूरा चार्ज एकदम से निकाल देता है ताकि वो डिवाइस चलना शुरू हो जाए। और ये बार बार चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, तो ये बैटरी से अलग है। बैटरी क्या करती है, वो धीरे धीरे चार्ज को रिलीज करती है, पर ये अपना चार्ज एक साथ रिलीज कर देता है और फिर सेकंड से भी कम टाइम में दोबारा से चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज का एक्यूमुलेशन और डिस्चार्ज दोनों काफी जल्दी इसके अंदर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लेट पे चार्ज दिया, मैक्सिमम चार्ज पहुंच गया, एक अनचार्ज प्लेट लाई, चार्ज इंड्यूस हुआ, इसका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो इसको और चार्ज दिया जा सकता है। तो ऐसे इसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। यही प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। देखो बच्चों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव इंड्यूस हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जा रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी
प्लस सिग्मा है, दोनों तरफ, इधर प्लस सिग्मा इधर माइनस सिग्मा, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और प्लेट का एरिया ए है, इनके बीच में फ्री स्पेस है। ठीक है, अब हमें बताना है इसकी कैपेसिटी कैसे होती है। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। क्यू की जगह लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, अब वी क्या होता है, ई मल्टीप्लाई डी, ये जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड डी डिस्टेंस तक जा रही है ना, ई डी। अब हम अपना फॉर्मूला रखते हैं क्यू डिवाइड बाय वी, तो क्यू डिवाइड बाय वी की वैल्यू क्या है, ई डी, मतलब कि क्यू डी, और जो ए एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा वो लिख लेंगे यहाँ पे, ये सबसे ऊपर जाएगा क्यू से क्यू कट, तो सी आ जाएगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट डी। अच्छा, हम इसको सी नोट लिख लेंगे, ये दिखाने के लिए कि हमने ये फ्री स्पेस के लिए किया है, किसके अंदर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। अगर इसके अंदर कोई मीडियम भरा हो, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मतलब कि इसके अंदर कोई मीडियम होगा, वो होता है हमारा ई डिवाइड बाय ई नोट। तो अगर उसकी परमिटिविटी क्या होगी, के ई नोट। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कोई मीडियम भरा है तो कैपेसिटी कितना हो जाएगी, ए, इसकी जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे ई आएगा, और ई की जगह क्या लिखेंगे, के एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, के बाहर आ जाएगा तो सीएम आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, सी नोट, तो जो मीडियम है वो हो जाएगा के सी नोट। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, जो कैपेसिटी होती है ना वो प्लेट के एरिया पे डिपेंड करती है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है इस पे डिपेंड करती है। प्लेट जितना पास पास होगी, इंडक्शन जितना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा ये चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो ये समझो कि चार्ज इसके अंदर स्टोर होता है, ऐसा नहीं होता, चार्ज सरफेस पे स्टोर होता है। तो जितनी प्लेट ये पास होगी उतना ही ज्यादा इंडक्शन यहाँ पे होगा ना। और दूसरी बात, अगर ये प्लेट जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतने ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के इनवर्स रिलेशन रखती है डिस्टेंस के। उसी तरह इसके अंदर अगर हमने कोई डायलेक्ट्रिक भर दिया, डायलेक्ट्रिक रखने से क्या होगा, देखो बच्चों, डायलेक्ट्रिक रखने से ना, डायलेक्ट्रिक के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ये जा रही है लेफ्ट से राइट, उसके अंदर राइट से लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो इस प्लेट के पोटेंशियल को कम कर देगी, फिर इस पे हम और चार्ज दे सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो हम आगे भी देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि के जो गिलास का होता है वो 4 होता है, अगर हम इन दोनों के बीच में गिलास को फिल कर दे तो जो कैपेसिटी है वो 4 गुना हो जाएगी इसकी पुरानी कैपेसिटी से। ठीक है, देखो बच्चों, अगर ग्रुपिंग की बात करें, 3 कैपेसिटर मैंने सीरीज में लगाए हैं, इधर पैरेलल में लगाए हैं, ये सब एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, तो एक ही वायर के अंदर एक ही चार्ज होता है, अलग अलग चार्ज नहीं होते। उसी तरह करंट भी एक वायर के अंदर एक ही होता है, पर इनकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो ये इनका पोटेंशियल भी अलग अलग बढ़ेगा। तो टोटल जो V1 V2 V3 मिलके क्या आएगा, V। तो इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी होगी उसको निकालने के लिए होता है C, 1/C1, 1/C2 और 1/C3। जस्ट उससे अपोजिट होता है, जैसे 10th क्लास में हमने रेजिस्टेंस वाला चैप्टर किया होगा। उसी तरह अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, सबको इक्वल पोटेंशियल हमने दिया है, सबको V मिलेगा, पर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इनके ऊपर जो चार्ज है वो अलग अलग स्टोर होगा। जो कैपेसिटर बड़ा होगा उसके ऊपर चार्ज जो इनका पोटेंशियल के हिसाब से वो अपने आप को मैनेज करेगा। तो ओवरऑल जो इसकी कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, C1 + C2 + C3, डायरेक्ट इनको बस ऐड कर देना है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर एक कैपेसिटर को Q चार्ज दे और इधर क्या जाएगा -Q लिख लेते हैं। अब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस चार्ज को देने से, इसके अंदर पोटेंशियल डेवलप होगा, तो एनर्जी कितना डेवलप होगी सीधी सीधी आपको बतानी है, 1/2 Q² डिवाइड बाय C। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है C = Q / V, इसका यूज करके इसको बदल सकते हैं हम, 1/CV² भी लिख सकते हैं और 1/QV भी लिख सकते हैं। तीनों फॉर्मूले में से कोई भी यूज करो, एक ही बात है, जो वैल्यू दी होगी उसी टाइप का फॉर्मूला यूज कर लेना। तीनों ही हमको बताएंगे कितनी एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा एनर्जी, या इससे इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, पर क्योंकि ये दोनों 2 वैल्यू के साथ जुड़े हुए हैं तो दोनों वैल्यू रख के तभी हमको पता चलेगा कि टोटल एनर्जी कितना इसके अंदर स्टोर होती है। दूसरी बात हम यहाँ पे करें कि एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी उसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। U = जो टोटल एनर्जी स्टोर हुई है डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितना है, कि कितनी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ये तो हमें मिली है कितना, 1/, ये तो मिली है हमको 1/2 CV², और वॉल्यूम क्या होती है, A × D, एरिया ऑफ प्लेट और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये एक तरह का क्यूबॉइड बन गया ना, तो AD आ गई। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज को चेंज करते हैं, जैसे कैपेसिटर की वैल्यू होती है ε0 A डिवाइड बाय D, और वहीं इसके साथ वोल्टेज की वैल्यू होती है E × D। ये वाली वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे तो U की वैल्यू आ जाएगी 1/2, C आ जाएगा हमारा ε0 A डिवाइड बाय D, और V आ जाएगा E² × D², और AD जो है यहाँ पे आ जाएगा D से ये पूरा कट, एरिया से एरिया कट,
तो एनर्जी डेंसिटी आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर पे। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब देखो बच्चों, दो कैपेसिटर है, एक के पास Q1 चार्ज है, एक के पास Q2, और इधर -Q1 -Q2, Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 चार्ज जो है बड़ा है। अब जैसे इन दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा चार्ज कम चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा आगे की तरफ। और कब तक फ्लो होगा? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों के अंदर सेम टाइप की एनर्जी स्टोर ना हो जाए, इक्वल। तो कॉमन जो पोटेंशियल होता है वो हम लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये होता है कॉमन पोटेंशियल। देखो बच्चों, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रखी हुई है, और एक और कंडक्टर यहाँ पे कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है। दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव इधर, तो इतना ही नेगेटिव इस तरफ। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है? 0। पूरी थिकनेस है D और इसकी प्लेट की थिकनेस है T। अब देखो, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड गैप कर गई, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? E। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? D माइनस, इसको भी ले लेते हैं, D माइनस T। अब बात करते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं? चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है ना, और उसको भी हम क्या लिख सकते हैं? Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी तो है जो यहाँ पे है सिग्मा। अब देखो बच्चों, हम फॉर्मूला रखते हैं, C इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाय V। तो Q डिवाइड बाय Q D माइनस T, और जो A एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा वो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। Q से Q काट दिया मैंने, तो C की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। तो ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ये ध्यान रखो, डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये बढ़ गया है, तो जितना ज़्यादा थिकनेस बढ़ेगी, देखो T जितना ज़्यादा बढ़ेगी D माइनस T उतने ज़्यादा कम हो जाएगी। उसी हिसाब से C जो है उतने ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है जब कोई कंडक्टिंग स्लैब हम इसके अंदर रखेंगे। वहीं अब बात करते हैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, इसके अंदर भी इंडक्शन होता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, EP। P मतलब पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं, बाहर E0 है और अंदर EP है, तो इसके अंदर जो नेट होगी वो इसी तरह डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगी, वो कितना होगी? EP माइनस और E0 माइनस EP। अब बात करते हैं हम इसके अंदर पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल कितना होगा? E0 कितने एरिया में है? D माइनस T प्लस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो बच्चों, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे E0 डिवाइड बाई K, जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो E0 डिवाइड बाई K, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, कितनी थिकनेस तक है? T तक। अगर मैं E0 यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा D माइनस T प्लस T डिवाइड बाय K। अब यहाँ पे वही वैल्यू रखेंगे, Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T डिवाइड बाई K। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ कैपेसिटी में, तो Q डिवाइड बाय Q, यहाँ पे आ जाएगा कितना? D माइनस T प्लस T डिवाइड बाई K, और जो हमारा A एप्सिलॉन नॉट नीचे आना था वो मैं ले लेता हूँ ऊपर, Q से Q कट। तो अब कैपेसिटी आ गई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T डिवाइड बाई K। तो ये हो गई हमारी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इतनी कैपेसिटी हो जाएगी। T जितना ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर उतने ज़्यादा कम हो जाएगा, और जितना कम हो जाएगा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें कुछ भी इंसर्ट करो तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों, ये था हमारा क्विक रिवीजन। ये वाला चैप्टर हो गया खत्म। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में।